सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है न्यूज़ पंच। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। आज 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसको लेकर हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की जो इस हवाले से सजेशंस थी वो मान ली हैं, और मौलाना ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर मशरूत रजामंदी का इजहार कर दिया। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी एक मीटिंग भी अब तय पा गई है। यही नहीं, हम देख रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नया ड्राफ्ट है मौलाना फजल रहमान के हवाले भी कर दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट भिजवाने की जो तस्दीक की है उन्होंने इस हवाले से कि मौलाना साहब को भिजवा दिया गया है, और उम्मीद ये ज़ाहिर की है कि मौलाना को अब आइनी तरमीम की जो मुसवदा है इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसी हवाले से आज साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, पीटीआई के जो कारकुन हैं, वहाँ उनके रुकन हैं, वो तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो इसके लिए जो सही तरीका कार है उसको अडॉप्ट किया जाए। अदलिया के अंदर तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट्स में लेकर आएँ। पहले शिबली फराज साहब भी पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ना होने से तरमीम नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आइनी तरमीम के खिलाफ एक नई प्ली वो दायर कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आइनी तरमीम को बुनियादी हुकूक, आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होने पर कलअदम करार दिया जाए। अब इस सारे सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत आइनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएगी। एक जानिब हम देख रहे हैं कि सेनेट में केपी की नुमाइंदगी ना होने का तरमीम पर असर होगा, जैसे शिबली फराज साहब कह रहे हैं हो ही नहीं सकता। क्या उनका ये नुक्ता ठीक है? और जिस तरह से आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि सही तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए, वो हो क्या सकता है? इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं हमारे साथ, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं। इसके साथ साथ हमें स्पेशली आज ज्वाइन किया है नवीद हयात मलिक साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। स्पेशली आपका शुक्रिया सर। आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब आपसे। ये सवाल आपके सामने है, किस हद तक चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अब एक नया ड्राफ्ट आ गया है, मौलाना साहब की इस पर कंसेंसस भी कहीं ना कहीं इस हवाले से खबरें भी हैं। देखिए, हमने 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से डिस्कशन चल रही है, बैकग्राउंड मीटिंग्स हो रही हैं, और आखिरी मीटिंग परसों जो हुई आपने देखा आप प्रेसिडेंट हाउस में जिस तरह सारे लोग मिले हैं कल, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते। मैं आपको बड़ी खबर भी दे दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही आपको बता भी दूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। देखिए, 4 चीज़ें तो मैं आपको खबर के तौर पर बता सकता हूँ जो तय हो चुकी हैं। हो सकती है कि नहीं हो सकती उस पर बाद में बात कर लेंगे, जो प्लान कर लिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहें आप, पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में है, उनका एक मुत्तफ़क़ा एक फ़ैसला है। वो ये फ़ैसला है कोट अनकोट, अगर इस निज़ाम को चलना है तो हर सूरत में ये 26वीं आइनी तरमीम हमने मंजूर करवानी है। वो कहते हैं हर कम वट में, इट हैज़ टू बी डन बाई ऑल कास्ट। अगर इस निज़ाम को चलना है, यानी इस हुकूमत को रहना है, तो ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो चीज़ें लाइन अप की गई हैं वो है 22 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दरमियान ये अमेंडमेंट लाई जाएगी। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तय हो गया आमना कि ये तीसरी बात कि काजी ईसा फायज़ को आइनी अदालत का सरबराह बनाया जाएगा। ये भी अब तय हो गया मामला। वो वहीं जाएंगे, और जहाँ इतनी लड़ाई और डिवीज़न आपने देखी है, जो इतना कुछ अपने ब्रदर जजिस का उन्होंने तनकीद का सामना करना पड़ा, और जो आपने अदालत में देखा वो तो वहाँ जाएंगे। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास जो नंबर्स गेम है ना, उसमें 5 सेनेटर और 7 MNAs की कमी है। अब हुकूमत जो है ना वो उनके लोग बड़ा दावे कर रहे हैं, और मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कहते हैं जी 2/3 डेफिनेटली हम हासिल कर लेंगे। बाज़ों का तो वो कहते हैं ना यू आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस, बताते हैं जी हमारे पास सब कुछ है, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, जो पहले हजीमत उठाना पड़ी उसको कैसे कवर करेंगे। अभी देखें, ये तो अब तय कर लिया। इसके लिए कहा जा रहा है कि जो खबर है कि 2-2 MNAs और सेनेटर्स कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी और PMLN के वो लिए जाएंगे, उनकी कुर्बानी दिलवाई जाएगी, और तय ये किया गया है कि जी वो इस्तीफ़ा देंगे, अपना फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, वोट करेंगे इसके हक़ में। उसके बाद उनकी अगर वो D सीट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको दोबारा असम्बली में या सेनेट में लाया जाएगा।
मैनेज करके जैसे भी है उनको लाया जाएगा। किसका इस्तीफ़ा होता है, कौन आएगा, वो कहते जी हम ये करें, उनको यकीन दहानी करवाई जा रही। एक अब आ गया मौलाना फजल रहमान का सवाल। मौलाना जो है जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं हम ना, पहली दफ़ा हुआ है। देखें ना, अब मौलाना के लिए जो मसला बन गया, वो मसला ये बन गया है कि जी इस सेटअप में अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो सारी चीज़ें तय हुई हैं कि मौलाना को मैक्सिमम आमना क्या ऑफ़र किया जा सकता है, उसको बहुत कुछ भी देख दिया जाए तो इसके बावजूद मौलाना का जो है ना वो इस सियासी अमल का हिस्सा बनना बड़ा मुश्किल है। क्या हुकूमत करेगी, सदारत नहीं उनको दे सकती, ये बता दिया गया जी, वो प्रेसिडेंसी चाह रहे हैं। अब जिस अंदाज से वो चाहते हैं कि जी सेनेट में हमें बंदे दिए जाएँ, फिर बलूचिस्तान में हिस्सा दिया जाए, बेटे को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, तो ये मुश्किल लग रहा है। लिहाजा मौलाना को जो लग रहा है, जो उनके एक साइड ये बता रही है हमें, वो कह रही है कि मौलाना साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको लगता है कि जी ये निज़ाम अगर गिर जाएगा और मंसूर अली शाह 25 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे, और वो जिस तरह उन्होंने बड़ा धड़ल्ले से फैसला किया है, 8 जजेस का फैसला जो आपने देखा मखसूस नशिस्तों के हवाले से आया, तो उन्होंने अपना ज़हन बता दिया, इलेक्शन कमीशन को कहा तुम नकारा हो, सब कुछ हो। उनको लगता है कि ये अगर अपना आ जाते हैं मंसूर अली शाह तो ये हुकूमत जो है ना उसकी छुट्टी हो सकती है, नए इलेक्शन हो सकते हैं। उनको लगता है मौलाना कि इस जगह पे इस सेटअप में मेरा हिस्सा नहीं है। उनको लगता है कि फ्यूचर सेटअप में अगर नए इलेक्शन होते हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा वहां से पीटीआई जीतेगी, उसके बाद मैं जीतूंगा। उनको लगता है जेयूआई जीतेगी, उनको लग रहा है कि मेरे चांसेस अगले सेटअप में ज्यादा है। आखिरी बात यह है कि वो कभी भी एस्टैब्लिशमेंट से बाहर नहीं गए, ज़्यादा शदीद दबाव भी है। और मौलाना फजल रहमान की दोस्ती जो है नवाज शरीफ से जरदारी साहब, उनको वो भी अजीज़ है। तो मेरा ख्याल है वो देख रहे हैं सारे, जिसको कहते हैं ऑप्शन बे कर रहे हैं कि किस तरफ जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। लेकिन मौलाना साहब के जो पुराने बयान अगर देखें, हालिया बयान ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था जी मैं ज़ोर ज़बरदस्ती हुई तो इस पर बड़ा सख्त किस्म का हम स्टांस लेंगे। चले खैर, अब आगे जाके क्या मामला बनते हैं ये तो वक्त बताएगा। नवीद साहब आपकी जानिब आते हैं, थोड़ी सी आपसे कानूनी हम चाहेंगे कि इस पर रहनुमाई फरमा दें। एक तो पहले हम देख रहे हैं कि वकला फ्रेटर्निटी में से एक जो हल्का है वो उसको काफ़ी ऑब्जेक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और वो ऑब्जेक्शन बेसिकली है क्या, क्योंकि अब तो एक नया ड्राफ्ट भी आ गया है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो उसमें आपको कुछ लैप्सेस दिखाई दे रहे हैं? एक ये, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर जिस तरह से अब प्ली एक दायर कर दी गई है, वहाँ से क्या ऑड्स हैं कि वहाँ पे ये मामला नलिफाई ना किया जाए? देखें, बहुत शुक्रिया आपका इन्वाइट करने का। सबसे पहले तो बात जो आप कह रही हैं कि लॉयर्स कम्युनिटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऑफ कोर्स कई जो लॉयर्स हैं या कई एसोसिएशन जो है उनका ये ख्याल है। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स की जो तमाम जो लॉयर कम्युनिटी है वो हामी है, और इनका बड़ा मुतालबा ये इवन 2007 की जो अदलिया बहाली तहरीक थी उस वक्त से ये मुतालबा था कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और जो निज़ाम में खराबियां हैं वो दूर होनी चाहिए, और इस तरीके से केसेस का सिलसिला होना चाहिए कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो लिटिगेंट हैं, जो बेचारे अपना सब कुछ बेच बाज के वकीलों को भारी फीस दे के अपने मुकदमात लड़ने के लिए आते हैं, उनको रिलीफ मिले, उनको इंसाफ मिले। तो ये तो तमाम लॉयर्स कम्युनिटी का बड़े अरसे से ये मुतालबा रहा है। अब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो यही है कि कई लोग ये एतराज करते हैं कि इसकी टाइमिंग्स ठीक नहीं है, या इसमें कई ऐसी अमेंडमेंट ऐसी हैं जो कि शायद आइन के जो रूह है उसके मुनाफी हैं, या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। उस हवाले से हमारी तो चूंकि लॉयर कम्युनिटी में डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छी है और आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी हम आपस में बातें डिस्कस कर लेते हैं। उस पे सारी बातें हमारी यही हैं कि देखें कि अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट है, जुडिशियल रिफॉर्म्स के तो सब हामी हैं, तो आप इसको आने तो दे एक दफा मुसद्दे को, आप देखें कि इसमें कौन सी अच्छी चीजें हैं, उसको आप अडॉप्ट करें, और जो चीजें ऐसी हैं जो आइन के मुनाफी हैं या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, तो उनको हम सारे मिलकर उसकी मुखालफत करेंगे। और इस पे तो अभी जो आपने देखा होगा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ इस्लामाबाद में, उसमें यही कहा गया तमाम लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से कि ठीक है अमेंडमेंट करें, लेकिन कोई ऐसी अमेंडमेंट ना करें जो आइन के मुनाफी हो या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हो। दूसरी बात जो आपने की कि जो इसको अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। आई हेट टू इंटरप्ट यू, ये एक चीज नवीद साहब जो आमना ने भी आपसे पूछी है, लाहौर हाई कोर्ट ने ये कोई प्ली लेके गया था कि 26वीं आलमी तरमीम को रोके, तो वहां से रिजेक्ट हो गया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कोई साहब चले गए, आपका क्या ख्याल है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अब ये चीज हुई नहीं है, उसके खिलाफ क्या फैसला हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात करने लगा हूँ कि दूसरी बात जो आप इन्होंने पूछी है
कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो मैं तो सदके जाऊं जिन्होंने चैलेंज किया है, और आगे देखें इस पे क्या होता है कि जो चीज अभी आई ही नहीं है, जो अभी आईनी अमेंडमेंट्स हुई ही नहीं है, ठीक है, उनको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? देखिए अभी तो ये सजेशन चल रही हैं, अभी तो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं। करेक्ट। प्रपोज अमेंडमेंट को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को बेशक इख्तियार है कि वो कोई ऐसी अमेंडमेंट जो आईनी तरमीम है उसको देखे जो कि आइन के बिल्कुल मुनाफी है, लेकिन उस वक्त देखेगी ना कि जब ये अमेंडमेंट हो जाएगी। अभी अगर प्रपोज अमेंडमेंट है तो उसको मैं नहीं समझता हूँ कि उसको कोई चैलेंज किया जा सकता है, अगर किया भी है तो उस पर कोई रिजल्ट आएगा। बाय द वे, आपने अगर ड्राफ्ट देखा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, प्रपोज्ड है जो भी? हमने जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और बाकी भी जो लोग हैं उन्होंने अपनी सजेशन दी हैं कि ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। कुछ अमेंडमेंट्स के हम हामी हैं और कुछ अमेंडमेंट्स के हम खिलाफ हैं। वो हमने जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़ साहब, उन तक अपनी सजेशन पहुंचाई है और उम्मीद है कि वो उस पर जरूर जो है वो गौर करेंगे। ठीक है, जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आते हैं। सर, एक तो ये जो शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं है, तो किस तरह से ये तरामीम की जा सकती हैं, इसका किस हद तक असर होगा? आमना देखें, शिबली फराज साहब, ज़ाहिर है दो पार्टियां इधर वो हैं। अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो भी कह दें, शिबली फराज साहब उनकी मुखालफत में बात करेंगे, शिबली फराज साहब कुछ कह दे ये उनकी मुखालफत में बात करेंगे। अभी मलिक साहब जो है हमारे साथ हैं, पैनलिस्ट हैं, इन्होंने अपनी राय का इज़हार कर दिया कि अभी एक चीज़ हुई नहीं है। ये क्वेश्चन जाकर उनको अदालत में जाना चाहिए और अदालत में जाके कहें कि असम्बली पूरे पार्लियामेंट जो है वो पूरी फॉर्म नहीं हुई है अभी तक। वो उसके वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसके नंबर्स हैं वो कम हैं, जिस वजह से भी हैं। तो आप इनको रोकें, इनको कहें कि जब तक वो पूरे नहीं होते उस वक्त तक नहीं होना चाहिए। कोर्ट जो है वो फैसला करे कि क्या इस हालत में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तब हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि माहिरीन जो काम ये करने जा रहे हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने उनको ज़रूर बताया होगा। ये आप पहले भी अटेम्प्ट किया था, पहले किस वजह से हो गया था, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं मौलाना साहब के। लेकिन आज ये बात सबके सामने आ गई है कि मौलाना साहब को दिया, मौलाना साहब ने उसको वसूल किया और तस्दीक भी हो गई है। तो मौलाना साहब ने मेरे ख़्याल में उस वक्त जब हम बात कर रहे थे कि भाई आप इतनी जल्दी ना करें, मैं आपका साथ दूंगा, उसमें कुछ थोड़ी सी ऊपर ज़ेर ज़बर डाल दें, आने वाले दिनों में कर लें इसको, क्या जल्दी है। जो मकसद है 25 अक्टूबर से पहले, वो उससे पहले ही हो जाएगा। मौलाना साहब अपनी कंसेंट दे देंगे। शायद अब भी मौलाना साहब कहें कि नहीं जी, इस जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में मेरे ख्याल में हमारे लोग बैठ के थोड़ा मज़ीद इसमें अमेंडमेंट करेंगे, इसमें कुछ डिलीशन करेंगे, कुछ चीज़ शामिल करेंगे, तब किधर ही जाके होगा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पीटीआई के ख़ुद ज़ाहिर है उनके मुफाद में नहीं है कि ये चीज़ें हों। वो भी ये चाह रहे हैं, दो साइड्स हैं, दोनों चाह रहे हैं कि 25 अक्टूबर गुजर जाए, उसके बाद हम देखेंगे। दूसरा कहता है नहीं, 25 अक्टूबर से हम पहले ये मामलात को हम तय कर लेंगे ताकि उसके बाद। और 25 अक्टूबर से पहले गवर्नमेंट में जो पार्टियां बैठी हुई हैं, अगर वो ये चीज़ें कर लेने में कामयाब होते हैं तो फिर अपोजिशन काफ़ी कमज़ोर विकेट पे होगी। फिर उनके पास कोई इशू नहीं होगा कि वो किसी इशू को वो करें जी। और वैसे ही जो है वो ख़बरें आ गई हैं कि जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अदालत में जो बिल्कुल एक डिवीज़न था उसमें कोशिशें, जिस पे चीफ जस्टिस ने हामी भी भर ली कि ओके ठीक है, गो अहेड। अब वो दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ बात करेंगे, क्या करते हैं, उधर वो मामला हो गया। तो अदालत में तकसीम को या जो जजेस में उसको कम करने के लिए आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली जस्टिस याया अफरीदी यही कर रहे हैं कि दोनों को ब्रिज कर दें उस मामलात को। ज़रूरी नहीं है कि वो मामलात जो इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में, जो मैटर चल रहे हैं गवर्नमेंट के मुतल्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक चीज़ें जो हैं उस पर कोई बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में माहौल बेहतर हो सकता है अगर वो चीज़ें को थोड़ी सी बात हो जाएंगी तो ज़िद और अना जो है
वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो कहेंगे चले एक दूसरे का लिहाज रखते हैं। वैसे भी 25 अक्टूबर के बाद क्या होता है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, तो ये मेरे ख्याल में चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं कुछ बेहतर तो होनी शुरू हो जाएंगी। शाह साहब, अगर तो मौलाना साहब के जो सजेशंस थे, अगर तो गवर्नमेंट ने जैसे कि एज पर न्यूज़ मान लिए हैं, तो फिर तो मामला पीटीआई को फिर उस पर वो उन मामला पर रिजर्वेशंस मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं होने चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप का, किसी भी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक जो मौलाना साहब ने सजेशंस टीवी पर भी रखी हैं, उसमें आपको लगता है कि कुछ फिर तो ऐसे मामला होंगे ही नहीं जिससे हम कहें कि तसादुम पैदा हो सके? जिस तरीके से आसानी से हम फार्मूलों पे जा रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसे हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसे हो सकता है, आप देखेंगे कि मौलाना साहब कौन सा सरप्राइज होते हैं। क्योंकि जो मेरी बात हुई है बड़ी इनसाइड दी हुई है मौलाना साहब तो ना कुछ डिमांड कर रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं। हम तो मदारिस के हवाले से, बाकी एजुकेशन के हवाले से चीजें बिल्कुल है, लेकिन वो मेरे ख्याल में किसी डिमांड के साथ और मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ ड्राफ्ट को उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो असेंबली में जाकर सपोर्ट भी करेंगे। एक तो सवाल ये हुआ। दूसरा मुझे वैसे अभी तक शायद हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा परेशान है, तमाम चीजें पूरी है, नंबर गेट पूरी है और ये जिससे का साथ भी देने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल में परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत को बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत को बिल्कुल एक डेडलाइन दी गई है कि अगर वो अमेंडमेंट ला सकती है तो कंटिन्यू करेगी, वरना ये निज़ाम जो है वो जाएगा और शायद हुकूमत भी जाएगी। और ये डू एंड डाई वाला मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट आपका पूरी नहीं है। आपके खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर ख़वातीन नशिस्तें अभी तक नहीं है, आपकी माइनॉरिटीज़ के लोग मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा आपके जो एक बड़ा सूबा है, आप उसको हमेशा समझते हैं कि बड़ा अहम है, वॉर ऑन टेरर में फ्रंट पे रहा है, SIFC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तमाम मिनरल्स आपके यहाँ से निकल रहे हैं, तमाम रिसोर्सेज आपके यहाँ से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये सूबा नुमाइंदगी नहीं करेगा इस लेजिस्लेशन के अंदर, उसके सेनेटर नहीं करेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा मसाइल होंगे। और इस मामले को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद इतना आसान नहीं होगा जितना कि हुकूमत समझ रही है। और यही वजह है उसके पैनिक होने की, उनकी परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि वो हर वो मामला कर रहे हैं जो कि शायद उनको करना भी नहीं चाहिए। देखिए अब लीगल और इलीगल का मामला एक अलग है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से हुकूमत वक्त दो चार है। जजेस की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब हो रही है, चाहे वो या अफरीदी साहब कुछ कर रहे हैं या वो चीफ जस्टिस जो है वो अगर आपको अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का, तो मेरे ख्याल में ये भी उनके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो धब्बा होगा। आखिरी जो बात मेरे जहन में वो यही है कि बेशक अगर आप कोई अच्छी अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए लाना चाहते हैं, इसमें मेरे ख्याल में किसी को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए और तहरीक इंसाफ को भी साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों पार्टी चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, उनकी नीयत एक दूसरे के लिए अच्छी नहीं है। और ये अमेंडमेंट मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छी नीयत से नहीं की जा रही। आप इसको चाहे जो भी रंग दें कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स क्या जुडिशरी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कर रही है? हुकूमत अपनी मर्जी की जुडिशल ताकत हासिल करने के लिए कर रही है? ये बड़े अहम सवालात हैं जो कि मेरे ख्याल में कानूनदानों को भी देना चाहिए और अवाम भी ये सवाल बार बार पूछ रही है कि आखिर मामला क्या है, क्यों जो है वो हुकूमत ये सब कुछ करना चाहती है और अपनी मर्जी से करना चाहती है। टाइमिंग्स ने काफ़ी डाउट्स जो हैं वो रेज कर दिए हैं। नवीद साहब एक और नुक्ता, नवीद साहब से मैं पहले एहतशाम से शॉर्टली उनसे ले लूँ, फिर उसके बाद हम आपका ऐड कर लेंगे। नवीद साहब, ये जो रिप्रेजेंटेशन है पख्तूनख्वा की, ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी इस सारे मामले में? क्योंकि अलवी साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर सही तरीका अडॉप्ट किया जाए तो फिर इस मामले को देखा जा सकता है। सही तरीका क्या होगा बेसिकली? जी बिल्कुल, ये अर्डर जरूर सेनेट में इनके पास आएगी कि खैबर KPK की जो नुमाइंदगी है वो ना होने की वजह से अब वो अमेंडमेंट सेनेट से ये कैसे पास कराएंगे। देखिए ये जरूर एक हर्डल है जो गवर्नमेंट है उसके पास। अब अगर कानूनी और आईनी तरीका देखा जाए तो फिर तो नुमाइंदगी होनी चाहिए और फिर ये सेनेट से पास होनी चाहिए। नहीं, अगर उसके बगैर अगर ये पास करवा दें तो आप कहते हैं कि ये कानूनी तौर पे जाहिर बात है कि वही तरीका है जो पहले अभी जो अमेंडमेंट होने से पहले अडॉप्ट किया जा चुका है कि अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट होती है जिसमें नुमाइंदगी नहीं है या गैर कानूनी तरीके से पास हुई है तो फिर उसको आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एहतशाम साहब क्विकली ऐड कर लें, फिर हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं।
देखिए आमना, वो बात की सूरत हाल है ना, एक दफ़ा ये कर लेंगे तो वो फिर अदालत में चले जाएं, जो कुछ भी है। देखिए हाई मॉरल ग्राउंड तो कभी भी नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब ने क्लास डाली थी, सनसेट क्लास डाली थी। सुने ना, 10 साल के लिए रखी थी उन्होंने, और ये थे कि 82 में ख़त्म हो गई थी, 97 में नवाज शरीफ साहब ने इसको दोबारा ऐड कर लिया था। अब नवाज शरीफ साहब की पार्टी इसी चीज़ के खिलाफ जा रही है कि जी भले फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो हो, हमारे अहदाफ हासिल किया जाए, तो कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है किसी का भी। सारे अपने अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। PTI इस वक्त हुकूमत में होती, उन्होंने भी यही करना था। PMLN ओपोजिशन में बैठ के जो करते हैं वो और कुछ करते हैं, पीपल्स पार्टी कुछ और करती है। लिहाजा हमें इस बात पे जानना नहीं चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सिर्फ प्रेशर्स हैं इनके अपने, जिसको कहते हैं मफादात हैं सियासी और ज़ाती, उसको वो पूरा कर रहे हैं। लिहाजा हमें ये कोई नॉर्वे की असम्बली नहीं है कि जहाँ में कोई सोचेगा या कनाडा की अनलॉफुली कुछ भी होगा तो हम हमारे प्लेटफॉर्म से इसको जरूर कंडेम करते रहेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया इस हवाले से। नवीद साहब आप करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कराची में हम देख रहे हैं 2 रोज़ कबल इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। एक मरतबा फिर पाक चाइना जो रिलेशनशिप है इसको सबुटाज करने की कोशिश की गई है। कराची में एयरपोर्ट के करीब रात गए हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ नेशनल उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले के बाद चाइनीज़ एम्बेसी ने पाकिस्तान से फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से इस मामले की प्रोब करने, इन्वेस्टिगेशन करने की दरख्वास्त की है। ये हमला एक ऐसे वक्त में नाजरीन किया गया है जब हम देख रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है, और इसमें शिरकत के लिए चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर 11 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम माजी का जायज़ा लें तो कराची ही में नवंबर 2018 में चाइनीज़ कॉन्सुलेट और अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर जो चाइनीज़ नेशनल्स थे उनको टारगेट किया गया था। रवां बरस भी मार्च में दासू डैम जाते हुए बिशाम के इलाके में चाइनीज़ इंजीनियर्स के कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इन हमलों का क्लियरली जो मकसद है वो एक तो गवादर में जारी CPEC मंसूबों में रुकावट डालना है और पाक चाइना रिलेशंस पर वार करना है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रोकना भी एक मकसद दिखाई दे रहा है। आज हमने देखा कि जो फेडरल कैबिनेट इजलास है इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि बिशाम वाक़े के बाद चाइना की तरफ से तशवीश का पैगाम मिला था, मगर अफसोस की बात यह कि उनको इंश्योर करवाने के बावजूद ये वाक़या हो गया। इन हालात में अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पर सरमायाकारी कौन करेगा। चाइनीज़ शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बात भी की है। अब सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब हम देखें कि हाई प्रोफाइल इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी माइलस्टोन भी है, इसको होस्ट करना एक बड़ी कामयाबी होगी अगर इसको कामयाब तरीके से होस्ट कर लेता है पाकिस्तान, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन ये इस तरह के अटैक्स होना, इसके क्या असरात हो सकते हैं एक ऐसे टाइम में, और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इसको कामयाब बनाना, अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना, ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। शाह साहब देखिए, मेरे ख्याल में आमना एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। बार बार जो हम बात करते हैं कि जो हॉस्टाइल कुव्वतें हैं जिसमें आप अब डिनाई नहीं करेंगे कि वो लोग जो कि आपके CPEC प्रोजेक्ट और ओवरऑल पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है, उसमें खुल के नाम लेने चाहिए। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान सफ़े अव्वल में है। इसके अलावा आप उन लोगों को जिसमें बशमूल अमेरिका और उसके कोलिशन पार्टनर जो नहीं चाहते कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनके हक से चाइना के हक में जाए, तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन ये भी है। दूसरा जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च की जा रही है, उन लोगों को जिनमें आपके अंदर जो कहते हैं फितना अल खवारिज, जो TTP अपने आप को कहती थी, वो बिल्कुल सर फहरिस्त है इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर। दूसरी आपकी BLA जो कि ओपनली एडमिट करती है कि वो शामिल है। ISK वो हर लिहाज से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। और दूसरी ऐसी कई ETIM जो कि यूगर चाइनीज़ मिलिटेंट्स हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर ऑपरेशनल है, और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो BLA और ऐसी तमाम जो अलहदगी पसंद कुव्वतें हैं जो कि अपने आप को आज़ाद बलूचिस्तान का हामी कहती हैं, उनको सपोर्ट भी कर रही है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाइनीज़ इंटरेस्ट को हिट करने के लिए। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है। जो देखिए, चाइनीज़ हुकूमत ने भी अफगानिस्तान को, काबुल हुकूमत को ओपनली एक लिस्ट फराम की है कि 200 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं वो उनके खिलाफ ऑपरेशनल है, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उनको उनके हवाले किया जाए। लेकिन अब ओवरऑल देखा जाए कि इनको सपोर्ट कहाँ से आ रही है। इनको आप
आप इस बात को बिल्कुल हम रद्द नहीं कर सकते कि वो तमाम कुव्वतें, जिनमें कुछ दोस्त ममालिक की कुव्वतें भी शामिल हैं, जो कि गवादर को डेवलप होना नहीं देखना चाहती, वो कुव्वतें भी शामिल हैं जो कि चाइना को यहाँ पे काउंटर करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक लिहाज से एक बड़ी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। एक तरफ IMF और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपको कोयर्स किया जाता है, दूसरी तरफ आपको फोर्स किया जाता है कि आप उन चीज़ों को माने जो कि ये हुकूमतें चाहती हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बार बार जो हम बात करते हैं कि गवादर पोर्ट अगर चाइनीज़ को इस्तेमाल की जाती है एज आ मिलिट्री पोर्ट, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन पाकिस्तान को अब ये फैसला करना होगा कि वो चाइनीज़ इंटरेस्ट को सर्व करेगा, उसकी जो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सेफगार्ड करेगा, या एक बार फिर वो अमेरिकन और उनके अलाइज के चुंगल में जाके एक बार फिर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएगा। मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। ये दोनों जो सिचुएशंस है इसको विन विन सिचुएशन हम कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत एक बार फिर उन तमाम लोगों को है, चाइना को भी है, अमेरिका को भी है, मिडल ईस्टर्न ममालिक को भी है। चाहे UAE नहीं चाहता होगा कि गवादर पोर्ट जो है वो डेवलप हो, और उनके भी इंटरेस्ट इसी वजह से है कि वो किसी न किसी लिहाज से इन कुव्वतों को इनडायरेक्टली ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। और ये आज नहीं, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड भी कह चुकी है। या सिटिंग जो गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा के, मैं आपको बड़ी खबर दूं कि उन्होंने ओपनली एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन के दौरान इन तमाम ममालिक के नाम बताए कि ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करें, और आज भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक देखिए बड़ा वाज़ेह मैसेज दोस्त और दुश्मन दोनों ममालिक को पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को देना होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सालमियत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हिट करेंगे तो उनको हिट बैक भी पाकिस्तान को करना चाहिए। ठीक है एहतशाम साहब, ये SCO भी होने जा रहा है, और इस साल में 2 ऐसे अटैक्स होना जिनको अभी हद तक हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हमने जो पहले चाइनीज़ एक डेलीगेशन आया था माजी में, जिसमें हमने देखा था कि तमाम पार्टीज़ ने उसमें शिरकत भी की थी, उनका सबसे बड़ा कंसर्न था सिक्योरिटी इशू। तो उस पर किस तरह से इस चैलेंज को देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक 2 मामला सामने आ चुके हैं और बड़े तशवीश का इजहार किया गया है। हमने देखें, अब आप और मैं तशवीश का इजहार करें, परेशान हो, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन एक बात तो तय है ना, वही है कि ये वाक़या हो जाना ये अननोटिस नहीं जाएगा। अभी आप देख लें जो ख़बरें आई हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं चाइनीज़ एम्बेसी में भी, उनके लोगों से भी जाके बात की, एम्बेसडर से भी, वो तसल्ली में नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। देखें, कुछ बातों पे तो मुझे ज़ाती तौर पे पता है आमना कि उनको पता है कि पाकिस्तान शायद बेबस भी है, और जो अगर कुछ अपने तौर पे कर भी रहा है तो हम उसको ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन अभी जाहिर शाह जिस तरह बता रहे हैं, अब देखें ये इसमें 2 राय नहीं है कि हमारे मुसलमान मिडल ईस्ट ममालिक की प्रॉक्सीज भी यहाँ काम कर रही हैं। 14 आप कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें हैं जो ऑपरेट कर रही हैं आपके बलूचिस्तान में भी और KP में भी कर रही हैं। और जिस अंदाज से 2006 के बाद आपने देखा जो दहशतगर्दी आई थी, और हमने देखा 2021-22 में कुछ कमी आ गई थी, अब फिर ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से सामने आई। अमेरिका खुला कर रहा है, बरतानिया भी कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके लोग। असल बात यह है कि ये अब कोई नज़रियात की बात नहीं है आमना, पैसा इतना बेताशा चल रहा है, कहीं ड्रग मनी है, कहीं असले की पैसा जो है ना लोगों को दिया जाता है। और मेरे लिए जो ज़रा परेशान कन शर्मनाक बात है कि हमारे अंदर से लोग जो है ना वो हैंडलर, वो सहूलतकार जो है ना, अभी देखें जो बंदा पकड़ा गया है वो कहाँ से नौशगी में पड़ता था, कराची के वाक़े वाला, उसके बाद किसने उनको सहूलतें दी, किसने रखा। ये आम तौर पे ये देखा जाता है कि जब वहाँ से चलते हैं नूरस्तान और उन्नट से, जो 2 बड़े सूबे हैं जहाँ पे दहशतगर्दी है, और हमारे सेफ अकाउंट को देखते हुए कहते हैं कि 3 से 4 हज़ार जो है ना वो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये काम करवाते हैं, और उनकी हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको सपोर्ट करती है। हमें तो वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो रही, पाकिस्तान ऐसे ही कहता है। देखिए, अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, सेंट्रल एशियन ममालिक भी कह रहे हैं, ईरान भी। और फिर आपने देखा दोहा टॉक्स पे भी ये लिख के दिया गया था उनकी तरफ से कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जब से वक्त गए उसके बाद अमरीकी और फिर जो बातचीत हुई थी। देखिए, असल बात है आमना कि हमें अपना कुछ सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और जिस अंदाज से ये दहशतगर्दी औद के आई है और जिस अंदाज से आपने देखे TTP और बलोच रिसर्जेंट ने भी हाथ मिला लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इसको अकेले लड़ सकती है। देखें, ये सूबों के दरमियान इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस का बेहतर निज़ाम होना, और जिस तरीके से चेक एंड बैलेंसेस और फिर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं होता तो ये हमारे लिए मसाइल होंगे। चाइनीज़
कि इस हमले के बाद मैं आपको बताऊं, दुनिया खुदा ना खास्ता देखे ना जिस तरीके से वो नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी लोग जारी करते हैं, ममालिक पहले ही किया हुआ है, अमेरिका यूरोप के लोग नहीं आ रहे, तो हम जो उतना प्लान किया है अपना सरमायाकारी करने के लिए, ये कुछ होगा वो कुछ होगा, मुझे बताएं क्या है। और आखिरी बात आमना कि SCO समिट जो होने जा रही है, इसको खुदा ना खास्ता अगर सपोर्टाइज करने में कोई कामयाब होता है तो ये बहुत ही नेगेटिव मैसेज आएगा। अगर डेफिनेटली हुकूमत आप इस पर देखेगी क्या करना है, लेकिन देखिए एक डिवीजन फौज खड़ी की, इसके बावजूद भी सब कुछ होता है। वो मुझे निसार अली खान की जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनकी बात याद आती है, वो कहते हैं आप एक हमला देखते हैं जिसमें तबाही हुई, हम 20 इस तरह के हमले इंटेलिजेंस की बुनियादों पे हम रोक रहे होते हैं। तो इस वक्त सवाल इस वक्त यह है कि हमारी सियासी जमातें जिस तरह लड़ रही हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है मादत के साथ मुल्क हमारा किधर जा रहा है। चाहे हमारी मिलिट्री पोलिट्री सियासी ब्यूरोक्रेसी है, उनके अपने मफादात हैं, अब हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो अपने माल बनाने के चक्कर में। तो सवाल ये है कि कोई तो सेंस कहाँ जाके प्रिवेल करे कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा तो उनके मफादात कहाँ चले जाएंगे। तो मैंने कहा अब ये डेफिनेटली अब सोल सर्चिंग की जरूरत है। जी जुल्फ़िकार साहब, ये एक बड़ा सीरियस चैलेंज है, एक फॉर्मिडेबल हम देख रहे हैं कि ये मामला चैलेंज पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, चूँकि SCO और उसके बिल्कुल कुछ टाइम पहले इसी मंथ में इस तरह का एक अटैक होना, उसमें फिर कंसर्न्स भी रेज होना चाइना की जानिब से जो कि बनते भी हैं। अब किस तरह से देखेंगे ये इस मामले को? देखिए ये बलूचिस्तान में ये वाक़यात अभी मैं पढ़ रहा था, कहीं एक फिगर कोट हुए हैं कि मुल्क में अब तक कुछ 16 हमले हुए हैं चाइनीज़ पे, और उसमें 20 से ज़ायद चाइनीज़ जो हैं उनको टारगेट किया गया है और वो जान बहक हुए हैं या हलाक हुए हैं, और गालिबन ज़ख्मियों की तादाद भी गालिबन 25 से 30 हैं। ये बलूचिस्तान में ज़ाहिर है वो क़ुव्वतें जो नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन अमान हो, चाइनीज़ जो CPEC है उसको वो कोई भी नारा लगा दें, आज़ादी का नारा लगा दें, अपने रिसोर्सेज का नारा लगा दें, वो अपने तौर पर ये करते हैं। अब कौन सी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि CPEC कामयाब हो, चाइनीज़ की प्रेजेंस उनके लिए परेशानी का बायस होती है जी, सियासी तौर पर भी, एक माशी लिहाज भी, तो फिर वो यही काम करते हैं कि किसी तरीके से इसको रोकें। अब ज़ाहिर है जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, बैंड ग्रुप्स हैं, उनको वो फाइनेंस करते हैं। इसमें जिस तरह ज़ाहिर शाह साहब ने कहा, बिल्कुल इंडिया उसमें इन्वॉल्व है, ये तो उनके पास सब कुछ मौजूद था। कुलभूषण की गिरफ़्तारी और गुलभूषण ने जो कुछ बताया, जिन जिन ग्रुप्स का बताया वो सारा कुछ, और उसके बाद अफ़गानिस्तान में अब देखना ये है कि शायद मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा जो एहतशाम साहब ने कहा है और जो ज़ाहिर शाह साहब ने कहा, लेकिन अब प्रेशर बढ़ेगा ज़रूर तालिबान पे, और क्योंकि बार बार चाइनीज़ का यही, जब भी चाइनीज़ पे अटैक होता है, चाहे TTP हो, चाहे बैंड दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हो, BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, वो सारे के ताने बाने वहीं से जो मिले होते हैं, वहीं पर उनकी उनके सेंटर्स हैं, वहीं उनके मराकज़ हैं, वहीं वो रहते हैं। अब दासू वाला भी जब ये अभी हुआ था तो उसमें भी जब प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे थे चाइना का विज़िट पे, तो उससे पहले सेक्रेटरी इंटीरियर को, उस वक्त के सेक्रेटरी इंटीरियर उनको भिजवाया, वो जाके डेलीगेशन लेके गए, काबुल में जाके उन्होंने उनके सामने रखा कि ये हमारे पास शवाहिद हैं, आप ताउन करें। पहली दफ़ा थोड़ी सी आप कह लें कि लचक का मुजाहरा किया तालिबान ने, और तालिबान ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ ताउन करेंगे। ठीक है। अब इसके तहकीकात में सबको पता है कि वो कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, दोबारा से मेरे ख्याल में रुजू वो करेंगे और चाइनीज़ को बताएंगे कि हम अपने तौर पर तो जो कुछ कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन खुदारा उन लोगों को जो सेंटर उनके हैं, जिनके मराकज़ उधर हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स उधर हैं, जहाँ से सारा नेटो का असला उनके हाथ लगा हुआ है, उनके अमेरिका का असला जो वेपन्स हैं वो लगा हुआ है कि हर चीनी मरने पर $2-2 मिलियन उनको दिया गया है। ये भी आप देख लें, उधर से ये भी हमारा नुकसान है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये इस वजह से मेरे ख्याल में अब प्रेसिडेंट सेट कर दी प्राइम मिनिस्टर ने। अभी ये जो 2 लोग जिनकी हलाकत हुई है, ज़ाहिर है उस पर भी उनको देना पड़ेगा, वही कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम है और ये मुश्किलात है। और आपने देखा जो 25-26 को जो रात को जो 11 डिस्ट्रिक्ट में जो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों पर किए हैं, ज़ाहिर है वही लोग थे।
और अपने तौर पर जो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट अपने तौर पर कर रही है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत में जो शामिल लोग हैं, इल्ज़ाम है या ठीक है कि जी उनको तो लाया गया है इलेक्शन में, अब लाया भी गया है तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो कोई एक्ट करते हैं? क्या वो लोगों की जहन साजी करते हैं? वो माँ बाप से बात करते हैं? वो जाकर अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इस चीज़ को बात करते हैं कि भाई हमारे बेटे हमारे बच्चे जो है वो क्यों ईंधन बन रहे हैं, आप इनको क्यों उनका फ्यूचर भी तबाह कर रहे हैं, दूसरे नौजवानों पर भी उनका नेगेटिव असर पड़ रहा है, यूथ पर। बेहतर यह है कि इस तरह के इज्तिमात वो छोटे छोटे इज्तिमात करके अपनी बैठकों में गांव में कहीं जाकर किसी की भी बैठक में जाकर ये काम आप करेंगे। अगर आपको फुर्सत है, वो 1.5 से 2 अरब रुपए जो साल के आपको मिलते हैं जो डेवलपमेंट फ़ंड के, उनसे फुर्सत आपको हो जाए तो आप जाकर उन जगह पर ये करें, ये बहुत ज़रूरी है। वरना तो जाहिर है जब जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं बलूचिस्तान में, उसकी वजह से नौजवान मायूस है, ला ताल्लुक हो गया है। तो ये गवर्नमेंट के मेरे ख्याल में ज़रूरत है इस चीज़ों की। जी ठीक है जी, आपकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ली है हमारे पैनलिस्ट की। आप तमाम का शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज करेंगे जब एक हौलनाक वाक़या पेश आया था। वेलकम बैक। आप भी याद करते हैं इस क़यामत खेज़ दिन, लर्ज़ा खेज़ ज़लज़ले को, जब 8 अक्टूबर 2005 की सुबह आज़ाद कश्मीर के 3 अजला मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट और खैबर पख्तूनख्वा की तहसील बालाकोट की ज़मीन बुरी तरह लरस गई थी। बालाकोट चंद लम्हों में हमने देखा कि सफ़ाई हस्ती से मिट गया। 5 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और पुल तबाह हो गए, दर्जनों स्कूल्स मलबे का वहाँ पर ढेर बने रहे, हज़ारों अफराद लुक़मा अजल बन गए, लातादाद अफराद बेघर और कई बच्चे यतीम हो गए। मगर ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील बालाकोट ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम और ज़लज़ला ज़दगान मायूसी का शिकार है। 19 बरस बीत गए नाज़रीन, ना तो मुतासरीन बालाकोट के लिए अस्पताल बन सके और ना ही न्यू बालाकोट सिटी की तामीर अब तक मुकम्मल हो सकी है। 4 हुकूमतें बदल गई हैं मगर मुतासरीन के हालात आज तक नहीं बदले। कई वादे किए गए लेकिन वो अभी तक वफा नहीं हुए। आई होप कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वो इस मामले को देखे। चूँकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो इस वक्त तालीम से महरूम हैं, वहाँ जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अब तक उनको मुयसर नहीं है। और 19 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है किसी भी जगह को दोबारा अपनी असल हालत में आने पर, या कुछ नहीं तो कुछ बेहतर जो एक बुनियादी सहूलियात हैं वो मिलने पर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 8 अक्टूबर 2005 जो कि एक तबाहाली का बायस बना था वो ज़लज़ला, उसके बाद से अब तक 19 साल गुजरने के बाद वहाँ के जो बासी हैं उनके हालात नहीं बदल सके। 5 लाख से ज़ायद कह रहे हैं जनाब वहाँ पर जो घर थे वो तबाह हुए। सिर्फ घर नहीं, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख से ज़ायद जो घर थे उनके साथ साथ वहाँ पे जो ज़िंदगियाँ बसती थी, वहाँ पे जो ज़िंदगी थी जो कभी हंसती मुस्कुराती थी, अब वो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जनाब हज़ारों अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। उनकी जो हम कहते हैं कि फैमिलीज़ हैं वो आज तक अगर अपने प्यारों को तो याद करते होंगे, लेकिन अगर उनको वो हुए हैं तो शायद ही उनका कुछ गम कम हो सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।